ईसा किरण, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तुम मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करती? मुइज़ कमाल ने उसे बाजू से पकड़ा और अपनी तरफ खींचते हुए पूछा। डोंट टच मी मुइज़ कमाल। तुम मेरे लिए आसमान से तारे भी तोड़ कर ले आओगे ना, तब भी मैं तुम्हारी बात का यकीन नहीं करूँगी। वो खुद को उसकी गिरफ्त से छुड़ाते हुए बोली, इसीलिए ना कि तुम उस मिडिल क्लास असफंद यार से मोहब्बत करती हो। मुइज ने चुभते हुए लहजे में कहा, मैं किसी से मोहब्बत करूं या ना करूं, मेरी लाइफ है, तुम्हें इसके बारे में पूछने का कोई हक नहीं है। वो गुर्राते हुए बोली, देखो ईसा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। ज़िंदगी गुजारने के लिए सिर्फ मोहब्बत ही काफ़ी नहीं होती, और भी बहुत कुछ होता है। वह सब कुछ असफंद यार के पास नहीं है। वह ट्यूशन पढ़ा कर यूनिवर्सिटी के खर्चे पूरे करता है। वो तुम्हारे खर्चे कैसे बर्दाश्त करेगा? तुम ऐसोई सुकून की आदी हो तो मिडिल क्लास के लोगों के माहौल में नहीं रह सकती। मेरे पास दुनिया जहाँ की ना सिर्फ हर चीज़ है, बल्कि मैं तुमसे मोहब्बत भी करता हूँ। मुइज कमाल, तुम अपना ये लेक्चर किसी और को सुनाओ। मैं बात में आने वालों में से नहीं हूँ। मैंने असफंद यार के अच्छे नेचर, उसकी अच्छी पर्सनालिटी और उसके अच्छे करैक्टर से मोहब्बत की है, उसके स्टेटस या फिर उसकी दौलत देखकर नहीं। और मोहब्बत इन चीज़ों की मोहताज नहीं होती। आइंदा मुझे समझाने की कोशिश मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। वह उसे खबरदार करती हुई वहाँ से चली आई। मुइज कमाल ने ज़मीन पर पाँव से ज़ोर से ठोकर मारी, फिर पार्किंग की तरफ आ गया। क्लासेस छोड़कर वह गाड़ी में बैठकर सड़क पर कुछ देर इधर उधर फिरता रहा, फिर थक हार कर घर चला गया। ईसा, कभी कभी मुझे तुम्हारा साथ एक ख्वाब लगता है, ऐसा ख्वाब जिसकी ताबीर के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। असवंद यार ने पानी में कंकर उछालते हुए कहा। असफंद, तुम ख्याली दुनिया से बाहर आकर हकीकत की दुनिया में आँख खोलो। तुम्हारा मेरा साथ ख्वाब नहीं, हकीकत है। मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि तुम्हारे लिए वह सभी आराम छोड़ सकती हूँ जिन चीज़ों का लालच देकर मुइज कमाल और मेरे घर वाले मुझे तुमसे दूर करने की कोशिश में लगे हैं। वह लोग कभी नहीं समझ सकते कि मोहब्बत इन चीज़ों की मोहताज नहीं होती। वह समझाते हुए बोली, फिर असफंद यार की तरफ देखा जो खामोशी से सामने पानी में फेंके हुए पत्थर से पैदा होने वाली लहरों को बहुत गौर से देख रहा था। ओहो, हम क्या बोरिंग टॉपिक लेकर बैठ गए। चलो कैंटीन चलते हैं। ईसा ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाते हुए कहा। वह चुपचाप उसके साथ चलने लगा, यूँ सलीके से याद आते हो जैसे बारिश हो। बफके से मुइज कमाल की आवाज़ पर दोनों ने मुड़कर देखा। ये कहाँ से आ गया? ईसा ने बुरा सा मुंह बनाया। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में हर जगह नज़र आना चाहता हूँ। वह उनके सामने आकर मुस्कुराते हुए बोला। मुइज कमाल, तुम अपनी हद में रहा करो, असफंद ने दांत पीसते हुए कहा। चलो, इनके मुंह मत लगो। ईसा उसे धकेलते हुए वहाँ से ले गई। वह नहीं चाहती थी कि यूनिवर्सिटी में उसका तमाशा बने। तो फिर क्या सोचा तुमने? मम्मी ने डिनर के वक्त ईसा से पूछा। किस बारे में मम्मी? वह लापरवाही से बोली। वही मुइज़ कमाल के प्रपोज़ल के बारे में। उन्होंने कुछ सख्त लहजे में कहा। प्लीज़ मम्मी, इस टॉपिक को यहीं ख़त्म कर दें। मैंने पहले भी आपसे कहा था, आप क्यों इस बात को रोज़ाना दोहराती हैं? वो उकताए हुए लहजे में बोली। बेटा, आप रिलैक्स होकर खाना खाएं, हम फिर कभी बात कर लेंगे, डैडी ने बहुत नरम लहजे में कहा। आपने ही इसे बहुत सर पर चढ़ा रखा है। इकलौती होने का ये मतलब नहीं कि वह असफंद यार जैसे मिडिल क्लास के हाथ थाम ले। मैं गुस्से से बोली। डैडी, आप ही इस टॉपिक को लेकर बैठें, सुकून से बात करें या फिर झगड़ें। मैं जा रही हूँ, मुझे खाना नहीं खाना। वह उठकर चली गई। महमूद अहमद और सितारा बेगम ने दुख से अपनी लाडली बेटी की तरफ देखा, जो इतनी ज़िद्दी थी कि जिस बात या काम के पीछे पड़ती वो करके ही छोड़ती थी। फिर उन दोनों ने भी खाना नहीं खाया। असवंद, तुम गांव कब जा रहे हो? ईसा के लहजे में ऐसा कुछ था कि वह चौंक सा गया। क्या बात है ईसा?
तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। असफंद मुइज़ कमाल ने जब से प्रपोज़ल भेजा है, मम्मी डैडी मुझसे रोज़ पूछते हैं। मैं 1000 बार मना कर चुकी हूँ, लेकिन वह कहते हैं मुइज़ कमाल ना सिर्फ हमारी क्लास का है, बल्कि उसके डैडी मेरे डैडी के गहरे दोस्त भी हैं। इसलिए मुझे हाँ कह देना चाहिए। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम गांव जाकर अपने माँ बाप और बहनों को ले आओ। ईसा की बात पर वह और परेशान हो गया, लेकिन मुस्कुराकर बोला, तुम फिक्र मत करो, मैं इसी हफ्ते जाऊँगा और उन्हें ले आऊँगा। लेकिन तुम्हारे घर वाले असपंद, वह मेरी जिम्मेदारी है, तुम बस उनको ले आओ। उसने मुस्कुराकर उसकी बात काटी। ओके ठीक है। वह कुछ मुतमईन सा हो गया, क्योंकि अभी घर जाकर अम्मा को समझाना था। वह मुंबई इसलिए आया था कि पढ़ लिख कर अच्छी जॉब हासिल करेगा और दोनों बहनों की शादी करेगा। तो उसने कभी सोचा ही नहीं था कि यहाँ वो ईसा किरण की मोहब्बत में इतना डूब जाएगा कि सब कुछ पीछे छोड़कर उसे ईसा के बारे में ही सोचना पड़ेगा। इस तरह की बातें सोचते हुए भी ईसा के साथ लेक्चर अटेंड करने चला गया। मम्मी, असफंद गांव जा रहा है, वो अपने घर वालों को साथ लाएगा आपसे बात करने के लिए। ईसा ने सितारा बेगम को जानकारी दी। चाय पीते हुए उन्होंने उसकी बात बहुत गौर से सुनी। फिर कुछ सोचते हुए बोली, तुम भी उसके साथ चली जाओ। जी। मैं चौंक गई। इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? तुम उसे पसंद करती हो, उससे शादी करना चाहती हो, तो शादी से पहले उसका गांव, उसका घर, उसका रहन सहन देख आओ। मेरे ख्याल से इसमें कोई हर्ज नहीं, उन्होंने बहुत सुकून से जवाब दिया। मम्मी, आप कह तो ठीक रही हैं, मैं असफंद से बात करती हूँ। हम कुछ दिन यूनिवर्सिटी से ऑफ कर लेते हैं, वैसे भी फाइनल सेमेस्टर होने वाले हैं, लेक्चर्स बहुत कम होते हैं। वह मुस्कुराते हुए बोली, फिर मोबाइल पर असफंद का नंबर मिलाते हुए वहाँ से उठ गई। बेगम, हमारी बेटी बहुत खुश लग रही है। ऐसा क्या कह दिया तुमने? महमूद साहब ने आते हुए बेटी को खुश देख कर पूछा। अब हमारी ईसा मुइज़ कमाल से ज़रूर शादी करेगी। मैं चाय का कप रखते हुए बोली। मैं समझा नहीं। मैं कुर्सी पर बैठते हुए बोले। बेगम ने उनके लिए चाय निकालते हुए सारी बात तफसील से बताई। वह मेरी बेटी है, इतना तो उसे मैं जानती हूँ। अगर इनकार नहीं करेगी तो कुछ लम्हों के लिए सोचेगी ज़रूर। उसकी सोच में हल्की सी दरार ही उसके सिर से मोहब्बत का भूत उतार सकती है। सितारा बेगम की बात सुनकर उन्होंने समझाते हुए सर हिलाया। ईसा ने जब गांव जाने के लिए कहा तो असफंद खुशी खुशी राज़ी हो गया। अच्छा था उसके सामने अम्मा ज़्यादा पूछताछ नहीं करेगी। ईसा बहुत खुश थी। ज़्यादा खुशी उसे इस बात की थी कि मम्मी डैडी ने खुद उसे इजाज़त दी थी। बस में सफ़र कर कर आगे के रास्ते गांव में वह बैलगाड़ी ले गए। ये सब उसे इतना अच्छा लगा कि वह बच्चों की तरह खुश हो रही थी। उसने जीन्स पहनी हुई थी, इसीलिए गांव के लोग बड़ी हैरानी से देख रहे थे। वह सब कुछ एंजॉय कर रही थी। फिर वह एक छोटी सी गली जिसमें गंदे बच्चे खेल रहे थे, कच्ची सी गली में जगह जगह पानी भरा हुआ था, जो ना जाने कितने दिनों से भरा पड़ा था। उसमें मच्छरों की भरमार थी। ईसा ने बदबू की भरमार से मुंह मोड़ लिया। असफंद सर झुकाए उसके साथ चल रहा था। फिर वह एक कच्चे और छोटे से घर के आगे रुक गया। लकड़ी का टूटा फूटा सा दरवाज़ा, जिस पर टाट का पर्दा लगा हुआ था। असफंद ने उसे उठाया। सामने कच्चे मगर साफ सुथरे सहन में मुर्गियाँ इधर उधर भाग रही थीं। सामने छोटा सा बरामदा, जिसमें लकड़ी का तख्त बिछा हुआ था, जिस पर पुरानी मगर साफ सुथरी सुर्ख रंग के फूलों वाली चादर बिछी हुई थी। तख्त पर बैठी एक बूढ़ी औरत चश्मा लगाए चावल चुन रही थी। अचानक उन्होंने सामने देखा। शुक्र है असफंद, मेरा बेटा, मेरा चांद आ गया। कोई खबर भी नहीं दी मेरे बच्चे ने। ओह मेरा समीरा, किधर हो? देखो भाई आया है। कमरे से दो लड़की तकरीबन एक सी शक्ल और हम उम्र लग रही थी, कमज़ोर सी, साफ़ सुथरे सादा से कपड़े पहने निकली। भैया असफंद से लिपट गई थी। फिर उनकी नज़र ईसा पर पड़ी तो वो चौंक गई। ये इतनी खूबसूरत लड़की कौन है?
उनकी आंखों में हैरत थी। अम्मा भी हैरान होकर देख रही थी। अम्मा, ये ईसा किरण है, यूनिवर्सिटी में मेरे साथ पढ़ती है, गांव देखने आई है, कुछ दिन रहेगी, बाकी बातें फिर बताऊंगा। अरे मेरा बच्चा, अंदर आकर बैठ, सात मेहमान हैं और हमने तुम्हें सहन में ही रोक लिया, अंदर आओ। अम्मा ने बहुत मोहब्बत से उसके सर पर हाथ फेरा और अंदर ले गई। छोटा सा कमरा जिसमें एक पुरानी कालीन बिछी थी, उस पर प्लास्टिक की कई कुर्सियां और मोड़े पड़े थे। दीवार के साथ छोटा सा बेड लगा था। सामने दीवार के साथ लकड़ी के छोटे से टेबल पर टीवी रखा था। वह एक कुर्सी पर बैठ गई। हुमैरा, समीरा बेटी जाओ, कोई चाय पानी लेकर आओ, फिर खाने का इंतज़ाम भी करो, अम्मा ने बेटियों से कहा। जी ठीक है अम्मा। वह दोनों बाहर चली गईं। बेटी इधर बेड पर आ जाओ, ठीक से बैठ जाओ, सफ़र का थकान है, अम्मा ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा। वह मुझे फ्रेश होना है, उसने धीमी आवाज़ में कहा। अम्मा, इसे ज़रा वाशरूम ले जाएं, असफंद ने कहा। बेटा तुम अपने कपड़े निकाल लो, मैं गुस्लखाने में पानी वगैरह देख कर आती हूँ। वह बाहर निकल गई। तुम आराम से फ्रेश हो जाओ, चाय बगैर पियो, हम फिर बात करेंगे, असफंद ये कहकर बाहर चला गया। उसने एक ठंडी आह भरी और बैग में से कपड़े निकाले। अच्छा हुआ मैंने सादा से कपड़े भी रख लिए, वरना जीन्स में तो सब मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई जोकर हूँ। फिर अम्मा आ गई तो वह मुस्कुराकर उसके साथ वाशरूम चली गई। वाशरूम था या कोई दरबार, प्लास्टिक के टब में पानी भरा था, कोई शावर वगैरह नहीं था। उफ, मैं कैसे नहाऊंगी। उसे अपने घर का वाशरूम याद आ गया। अब मजबूरी थी, सफ़र के वक्त की मिट्टी धूल जमी थी। उसकी नफासत पसंद तभी याद से बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि वह फ्रेश हुए बगैर पानी भी पी ले। जैसे तैसे वह फ्रेश होकर बाहर निकल आई। उसी कमरे में प्लास्टिक की टेबल पर चाय के साथ बिस्किट, नमकीन, शामी कबाब और चिप्स वगैरह रखे थे। चाय पीकर उसे मानना पड़ा कि ऐसा जायका उसके घर के बावर्ची में भी नहीं है। फिर जब उसने खाना खाया, बिरयानी इतने मज़े की थी, उसका जी चाहा वो उंगलियां चाटती रहे। हुमैरा, समीरा इतनी अच्छी थी, उसने ढेरों बातें करनी चाहिए थी, लेकिन अब उसे नींद आ रही थी। असफंद ने महसूस कर लिया। आओ ईसा, मैं तुम्हें अपना छोटा सा घर दिखाऊं, फिर तुम आराम करना। एक कमरे में दो बेड लगे थे। उनके सेंटर में टेबल पड़ा हुआ था जिस पर कुछ किताबें सलीके से रखी थीं। ये हुमैरा, समीरा का कमरा है। फिर एक कमरे में नीले रंग का कारपेट बिछा हुआ था और सेंटर में बेड लगा हुआ था। दीवार के साथ दो कुर्सियां रखी थीं। दीवार पर बहुत खूबसूरत कुदरती मंजर की तस्वीर लगी थी। ये तुम्हारा कमरा है ना? उसने खुश होकर पूछा। यस, असफंद ने मुस्कुराकर जवाब दिया। फिर तो मैं यहीं आराम करूँगी, वह बेड पर बैठते हुए बोली। जब मैं तुम्हारा तो मेरी हर चीज़ तुम्हारी। उसने ईसा के खिले खिले चेहरे की तरफ देखा। अच्छा अब जाओ, मुझे आराम करने दो, वह शर्माते हुए बोली। असफंद मुस्कुराता हुआ बाहर चला गया। उम्मीद के मुताबिक अम्मा बरामदे में असफंद का इंतज़ार कर रही थी। वह उनके करीब ही बैठ गया। वो जानता था कि अम्मा क्या पूछना चाह रही है, इसलिए उसने साफ साफ बात बता दी। अम्मा कुछ देर खामोश रही, फिर बोली। मुझे तुम्हारी खुशी का पूरा ख्याल है। जहाँ हुमैरा, समीरा मेरी बेटियाँ हैं, जैसे तैसे मैं मशीन चलाकर और वह बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर इस घर को चला रही हैं, ऐसे ही ईसा को भी दो वक्त का खाना मिल जाएगा। अम्मा के चेहरे पर उम्मीद के बुझे दिए को देखकर असफंद के दिल को जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। उसने दिल में फैसला किया कि वो ईसा से जितनी भी मोहब्बत करता है, लेकिन माँ से वादा किया वो ज़रूर निभाएगा। गर्मियों के दिन थे। रात खुले सहन में चारपाइयाँ बिछाई गईं। वह हुमैरा और समीरा से बातें करती रही। दोनों जुड़वा बहनें थीं। हाल ही में मैट्रिक किया था। वह भी किसी साथ वाले कस्बे से किया था। उनके गांव में तो मिडिल क्लास तक स्कूल ना था। उससे आगे उन्हें पढ़ने का शौक़ तो था, लेकिन पढ़ नहीं सकती थी। ईसा को वो इतनी प्यारी लगी। उसने सोचा वो ज़रूर इन दोनों के लिए कुछ करेगी। फिर अम्मा ने कहा, रात बहुत हो गई, अब तुम लोग सो जाओ। ईसा की बड़ी मुश्किल से आंख लगी थी कि उसे गर्मी का एहसास हुआ। वो उठकर बैठ गई। लाइट चली गई। अब उसका दम घुटने लगा था। सब आराम से सो रहे थे।